बॉयंट फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है पाथफाइंडर से, और ये चैप्टर 7 यानी कि फ्लूइड चैप्टर से सेकंड सेक्शन जो है बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग, उस सेक्शन से 22nd क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहा क्या गया है, फिर आप एक बार कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ये एक ग्लास बॉल है। ग्लास बॉल इस लिक्विड कंटेनर में, ये फिल्ड विद वाटर कंटेनर में यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो साइड है, ये साइड थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये साइड जो है बिल्कुल सीधा सपाट नहीं है, बल्कि इस तरह से टेढ़ा है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये ए एक्सीलरेशन से लेफ्टवर्ड जो है मूव कर रहा है। ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। यानी आप इसके रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो हर एक पार्ट में, इस सिस्टम के अंदर हर एक पार्ट में अगर उस पार्ट का मास m हो तो एम ए फोर्स ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिक्टिशियस फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो ग्लास बॉल है, ग्लास स्फीयर है, ये ग्लास स्फीयर और जो बॉटम सरफेस है इस वेसल का, उसके बीच नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन या फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वो कितना होगा। यानी ये सरफेस इस स्फेरिकल बॉल पे जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, सूडो फोर्स, माफ कीजिएगा, हाँ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, साथ साथ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि ये फ्लूइड के भीतर इमर्स्ड है तो फ्लूइड इस पे बॉयंट फोर्स लगाएगा। अब आप इसे एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। आई होप कि आपने कोशिश कर लिया होगा। अब जब आपने कोशिश कर लिया है, इस क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी के बारे में बेसिक आइडिया आपका हो चुका है, तो अब आप इसे जेई एडवांस्ड के स्तर पे एक बार रेट करने की कोशिश कीजिए कि इसका प्रॉपर रेटिंग क्या होना चाहिए। तो आते हैं वापस इस सिनेरियो में। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है कि बॉयंट फोर्स आखिरकार होगा कितना। पहले तो आप सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को मूव कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले तो आप सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं बड़े आसानी से कि यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन एक यहाँ पर लग रहा है तो एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट जहाँ पर है, यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। लेट अस से उसका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, इसे मैं R1 नाम दे देता हूँ। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कहा गया वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज V, ग्लास स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V, और उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज रो, ग्लास का डेंसिटी रो है। यानी हम कह सकते हैं इस बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ जो इसका मास है, लेट अस से इसका अपना मास है m, तो मैं कहूँगा दैट m इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू द डेंसिटी। फिलहाल मैं m लेके चलता हूँ। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। और चूंकि यहाँ पर एक सूडो फोर्स भी एक्ट कर रहा है, बॉडी एक्सिलरेटेड है, तो एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, ma सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फाइन। अब हमें ये देखना है कि इस पे जो बॉयंट फोर्स है वो कितना होगा। अब बॉयंट फोर्स होता कितना है, इसने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड का, वो अगर यहाँ पर रहता तो उस फ्लूइड का, वहाँ पर उस फ्लूइड का वेट, लेकिन ये आधा अधूरा है। वेट इसीलिए कहा जाता है, वेट यानी कि ग्रेविटी अगर इस पे लगता है या ग्रेविटी लगने के कारण जो फोर्स बनता है वो इसीलिए कहा जाता है। सिंपलर टर्म्स में हम जिसे वेट समझते हैं उस नज़रिए से अगर देखें तो ये आधा अधूरा है। क्योंकि ऐसा इसीलिए कहा जाता है, साधारणतः जो है बॉडी पे, ऐसे इमर्स्ड बॉडी पे ग्रेविटी ही लगती है। फाइन। लेकिन अगर वेट को आप और थोड़ा एलेबोरेटली फिजिक्स के टर्म में देखें, प्रॉपर फिजिक्स के टर्म में देखें, तो हम ये भी तो कह सकते हैं एक बॉडी है, उस पे जितना फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटी उसे पुल करती है, ग्रेविटी पुल करती है तो mg फोर्स उस पे लगता है, तो वही mg उसे हम वेट कहते हैं।
लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखें, फिजिक्स के टर्म में देखें, तो कहना चाहिए कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, दैट इज इट्स वेट। लेकिन यहां और एक फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है जो उसे उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। तो अगर डिस्प्लेस्ड, यहां पर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, लेट अस से डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वाटर, ये कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। लेट अस से इसे हम नाम दे देते हैं m सब w, ठीक। यानी ग्रेविटी इस जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उस पे m सब w इंटू जी इतना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी जब उसे डिस्प्लेस कर देगा वो, तो वही वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स एज बॉयंट फोर्स इस पे तो लगेगा ही। तो हम यहां पर कह सकते हैं m सब w डिस्प्लेस्ड वाटर का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा। लेकिन जिस पानी को इसने डिस्प्लेस्ड किया है, अगर वो यहां पर रहता तो क्या वो सिर्फ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा होता? नहीं, एक और फोर्स भी वो एक्सपीरियंस करता, m सब w इंटू ए इस डायरेक्शन में। यानी जब वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक इसी लॉजिक से, ये जो बॉयंट फोर्स यहां पर लग रहा है, ठीक उसी लॉजिक से हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड पे अगर इस डायरेक्शन में m सब w a इतना फोर्स लग रहा होता, अगर यहां पर लिक्विड रहता, तो वो नहीं है, तो ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्ट करेगा। यानी m सब w इंटू a, ये फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। अब पिक्चर कंप्लीट हुआ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा इस पे लगा हुआ नेट बॉयंट फोर्स, टोटल बॉयंट फोर्स, ये बॉयंट फोर्स बनेगा। खैर इसकी ज़रूरत है नहीं, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं कि किस डायरेक्शन में कितना, इसी से काम बन जाएगा। क्योंकि हम जो भी यहाँ फोर्सेस है सबको वर्टिकल और हॉराइजेंटल कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने के बाद फिर वर्टिकल हॉराइजेंटल में स्प्लिट करने का तो मतलब बनता नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि ये R1 जो है ये ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये ना ही हॉराइजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या करना होगा, इसे वर्टिकल हॉराइजेंटल दोनों कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेना होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा हॉराइजेंटल कंपोनेंट। तो भाई एंगल भी चाहिए, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल। वो एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, वो एंगल हमें यहाँ से मिलेगा। ये अगर थीटा होता है, ये अगर थीटा होता है, देन ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब ये एंगल अगर थीटा होगा, चूंकि ये वाला डायरेक्शन इस सरफेस पे नॉर्मल होता है, यानी ये 90 डिग्री बनता है। और ये अगर थीटा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, हेंस ये वाला एंगल थीटा। तो उस हिसाब से अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ ये एंगल बन गया थीटा। यानी कि ये जो कंपोनेंट है R1 का साइन कंपोनेंट होगा और ये कोसाइन कंपोनेंट होगा। सो ये जो कंपोनेंट है दैट इज R1 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा एंड दिस इज R1। मैं इसे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। सो दिस इज R1 इंटू साइन ऑफ थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक से। सो साइन ऑफ थीटा। अब हम लोग इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे फोर्सेस को कंसीडर करना होगा। मैं यहाँ R1 को तो हटा सकता हूँ क्योंकि उसे मैंने स्प्लिट कर लिया है, तो यहाँ से पिक्चर से मैंने हटा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। वही इन दोनों फोर्सेस के तौर पे यहाँ अपीयर कर रहा, वही R1 फोर्स, वो नॉर्मल रिएक्शन इस वॉल के साथ इस बॉडी का जो है, ग्लास बॉडी का जो है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, सबसे पहले तो आप देखें वर्टिकल, जब वर्टिकल फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे उस समय हम R पता कर सकते हैं। अब जो वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पर है उसमें ये भी अपीयर कर रहा है जिसमें कि R1 है जो कि अननोन टर्म है। यानी सबसे पहले हमें R1 को पता कर लेना होगा।
R1 को हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे ही आप हॉराइजेंटल फोर्सेस को या फोर्सेस के कंपोनेंट्स को आप कंसीडर करेंगे, हॉराइजेंटल सारे को, तो वहां पर आप R1 पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में हमें 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। एक तो जिसमें R1 है, R1 साइन ऑफ थीटा, ये एक MA और एक M सब WA, जबकि M सब W जो है अननोन नहीं है, नोन है, गिवन है डेटा। ये डेटा जो है ये गिवन है। यहां से देखें तो ये गिवन है, रो सब W भी गिवन है और W भी गिवन, रो सब W और V दोनों गिवन है, यानी वी नो व्हाट इज MW। तो यहां से हमारे पास MA एक नोन क्वांटिटी है, बिकॉज A इज गिवन, दिया हुआ है, और यहां पर M सब WA ये भी गिवन है। साइन ऑफ थीटा, थीटा भी गिवन है, हैंस साइन ऑफ थीटा इज नोन क्वांटिटी। तो R1 पता कर सकते हैं। 3 हॉराइजेंटल फोर्सेस, तीनों को जोड़े, चूंकि यह इक्विलिब्रियम में है तो तीनों को जोड़े तो 0 आना चाहिए, यानी कि R1 साइन ऑफ थीटा प्लस M सब WA माइनस MA शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि R1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू MA माइनस M सब WA। सो R1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू MA माइनस M सब WA। ठीक है, ओके फाइन। तो यहां से हम R1 को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? इसी चीज को मैं थोड़ा सा गिवन टर्म्स में लिख लेता हूं। M इज इक्वल टू V रो और यहां से A माइनस V रो सब W इंटू A। तो यहां मैं कह सकता हूं VA को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा रो माइनस रो सब W। तो अगर मैं R1 मुझे चाहिए तो मैं यहां से कह सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू V इंटू A इंटू रो माइनस रो सब W डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। मुझे R1 मिल गया। अब मुझे अल्टीमेटली तो R चाहिए, यानी कि R वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। इस बॉडी पे लगे हुए सारे फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं मैं। ये जो ग्लास स्फेरिकल बॉडी है इस पे लगे हुए फोर्सेस को। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड जो है इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाएगा। अब वर्टिकल फोर्सेस को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस जो है, वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है सारे फोर्सेस का, वो भी उसका भी समेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका कोई मोशन है नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रॉम दिस रेफरेंस फ्रेम, इस रेफरेंस फ्रेम में मूविंग बॉडी, एक्सीलरेटेड बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तभी तो फिक्टिशियस फोर्स को हमने इंक्लूड किया यहाँ पर। ओके, सो उस रेफरेंस फ्रेम में देखें तो ये बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इधर इधर नहीं जा रहा है, वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट सारे को कंसीडर करें या वर्टिकल फोर्सेस के साथ उन्हें कंसीडर करें, तो मैं कहूँगा R प्लस M सब WG माइनस MG माइनस R1 कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे एक बार लिख लेना चाहिए इसे। सो यहां से अब मैं कहूंगा कि R प्लस M सब WG ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस, या फिर मैं इधर इक्वल टू कर दूं, मैं यहीं से इक्वल कर देता हूं। ऊपर की डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड को जोड़े, दैट शुड बी इक्वल टू नीचे की डायरेक्शन में सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का जोड़। नीचे की तरफ कौन लग रहा है? MG लग रहा है। और कौन लग रहा है नीचे की तरफ? R1 कोसाइन ऑफ थीटा, R1 कोसाइन ऑफ थीटा। तो R1 तो नोन है, ठीक है। अब अगर हमें R चाहिए तो मैं कहूंगा R इज इक्वल टू MG माइनस M सब WG प्लस R1 कोसाइन ऑफ थीटा, R1 कोसाइन ऑफ थीटा। फाइन। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, M के जगह पे V रो और यहाँ पर V रो सब W M W के जगह पे, तो मैं ये कह सकता हूँ VG, इन दोनों को मिला के VG, V रो यहाँ पर और V रो W यहाँ पर, तो रो माइनस रो W
प्लस R1 के जगह पे ये, तो इससे मैं अगर कोसाइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा या न्यूमरेटर में कोटेंजेंट ऑफ थीटा बन जाएगा ये। सो वी ए रो माइनस रो सब डब्ल्यू, एंड साथ ही साथ कोसाइन ऑफ थीटा, ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, और कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इज कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v और ये कॉमन ले ले, v और ये कॉमन ले ले, दोनों में है, और यहाँ से g और यहाँ से a, g और a, ठीक है। so g प्लस a फाइन इनटू कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अच्छा, a कोटेंजेंट ऑफ थीटा, a कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये नॉर्मल रिएक्शन, इतना नॉर्मल रिएक्शन इस पे अप्लाई होगा। अब जब आपने इसे पूरा सॉल्व कर लिया या सोल्यूशन देख लिया, अब आप वापस से इसे एक बार रेट करने की कोशिश कीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पाथफाइंडर के सोल्यूशन इस चैप्टर के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।